हेलो बच्चों, आज तुम्हारा न्यूक्लियर केमिस्ट्री शुरू करते हैं विच इज़ बेसिकली पार्ट ऑफ केमिकल काइनेटिक्स ओनली, लेकिन तुम्हारी एनसीईआरटी में नहीं है ना। एनसीईआरटी में इसके बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं और ये पहले डेफिनेटली हुआ करता था, लेकिन इसका जेईई में कुछ ना कुछ महत्व है और काफ़ी हद तक ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होती हैं उनसे रिलेटेड है, तो समझने में भी आसानी होगी। लेकिन कुछ चीज़ें इसमें है कि जो डेफिनेटली हमने अभी तक नहीं पढ़ी है, तो हमें इसमें उन्हें पढ़ना होगा और हम एक लेवल तक यहाँ पे पढ़ेंगे, लेकिन जो इसको और डेप्थ में तुम पढ़ोगे, तुम फिजिक्स में पढ़ोगे, मॉडर्न फिजिक्स में 12th में, ठीक। तो अगर तुमने इसको समझ लिया तो वहाँ पर समझने में कोई प्रॉब्लम ज़्यादा होगी नहीं, है ना। गॉट इट। तो ये लेट्स से कि जैसे 70% ऑफ दैट थिंग इज गेटिंग कवर्ड ओवर हियर, 30% वहाँ पे कवर हो जाएगा, लेकिन जितना अपने को करना है उतना अपने को करना ही है ना। गॉट इट। अच्छा, अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है कि कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जेईई में कहीं ना कहीं आ ही जाते हैं, तुम्हारे मेंस लेवल तक तो आ ही सकते हैं, ठीक। बहुत ऐसे टफ कॉन्सेप्ट्स नहीं है इसमें कि तुम्हारे एडवांस में है, हालांकि मैं ये भी नहीं कह रहा कि एडवांस में नहीं आ सकते, बट देन अगेन गॉट इट। ओके, नाउ इसमें पढ़ेंगे क्या क्या वो अपन देख लेंगे आगे, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं है, ये 3-4 लेक्चर का सीन रहेगा इसमें, इसमें कंप्लीट कर लेंगे। सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट व्हाट न्यूक्लियर केमिस्ट्री इज़। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या है, उसको समझने के लिए हम बहुत ही बेसिक लेवल पे बात करते हैं। जैसे मान लो एक एटम है, तो उसके 2 पार्ट होते हैं, एक ये पार्ट हो गया और एक तुम्हारा ये पार्ट हो गया। तो जो ब्लैक में है दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियस और द न्यूक्लियर पार्ट, दिस इज कॉल्ड द न्यूक्लियस और द न्यूक्लियर पार्ट, ठीक है जी। और ये जो है, ये जो पूरा रेड में हमने बनाया है, दिस इज कॉल्ड द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, ठीक है। तो जो केमिस्ट्री अभी तक हम पढ़ रहे थे, या हमने अभी तक भी 10th तक पढ़ी है या 11th तक पढ़ी है, इनफैक्ट 12th में भी जो हमने पढ़ी है, वो तुम्हारी केमिस्ट्री इस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट पे बेस्ड होती है। बेसिकली अगर मैं अपने शब्दों में कहूँ दैट केमिस्ट्री इज अ डांस ऑफ द इलेक्ट्रॉन, केमिस्ट्री इज द डांस ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। केमिस्ट्री में अगर तुम कोई भी रिएक्शन देखो, मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस विल इन्वॉल्व सम काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ठीक। तो मोस्टली ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है जो कि हमारी केमिस्ट्री को गवर्न कर रहा होता है ना। तो ये वो पार्ट हो गया। लेकिन जो पार्ट ऑफ केमिस्ट्री इस न्यूक्लियस से डील करता है दैट इज कॉल्ड योर न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ठीक है। दैट इज कॉल्ड योर न्यूक्लियर केमिस्ट्री, या तो इसको इस तरीके से देखते हैं दैट पार्ट ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द न्यूक्लियस एंड द फिनोमेना अटैच्ड विद न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ठीक है। इसकी डेफिनेशन मैं लिखवा दूंगा, बट बेसिक लेवल पे यही है कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से डील करने वाली जो केमिस्ट्री है वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री है, ठीक। इसका एग्जांपल कैसे देख सकते हो भाई। देखो, अगर तुम्हारे पास एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O, ठीक है। हमने इसको बर्न किया, ये मिल गया। तो ये तुम ध्यान से देखो, हाइड्रोजन भी, मतलब इसके ऊपर भी जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो इसने ले लिए और तुम्हारे पास जो कंपाउंड बना ही है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ है, ठीक है। अच्छा, अगर हम देखें तो हमने यहाँ पे मास, हमने बैलेंस क्या किया है, इधर भी चार्ज 0 है, इधर भी चार्ज 0 है, तो हमने चार्ज बैलेंस किया है, ठीक है। चार्ज बैलेंस्ड, बैलेंस क्या किया है, बैलेंस्ड चार्ज, ठीक है। और दूसरा क्या है, चार्ज बैलेंस किया है एटम्स या मास, ठीक है ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास याद होगा, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो हमने यहाँ पर बैलेंस किया हुआ है। तो अगर देखो 4 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हम कह सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम्स एज वेल, है ना। तो यहाँ पे हमने मास या एटम्स को बैलेंस किया है, ठीक है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में या नॉन न्यूक्लियर रिएक्शन में हम मास या चार्ज बैलेंस करते हैं, एंड दैट इज़ दी, उनका एक कैरेक्टरिस्टिक है वो, ठीक है। अगर कहीं पर हम मास या चार्ज बैलेंस कर रहे हैं तो वो न्यूक्लियर चार्ज नहीं हो सकता, मास या एटम्स कह लो, सॉरी एटम अगर तुम बैलेंस कर रहे हो तो वो न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं हो सकती है, ठीक। अच्छा, व्हाट आर न्यूक्लियर रिएक्शन, जैसे एग्जांपल के तौर पे आई हैव
यहाँ पे देखते हैं, लेट्स से 14C6 gives 14C7 plus ठीक है। अगर मान लो ये रिएक्शन है, अच्छा ये क्या है, यहाँ पर दिस, अगर किसी भी सिंबल, दोबारा से बता रहा हूँ, कोई भी सिंबल होता है उसमें हम इस तरीके से लिखा होता है कुछ, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एटॉमिक नंबर, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, मास नंबर, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, सिंबल। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, सिंबल, ठीक, ओके। अब क्योंकि एटॉमिक नंबर्स का 6 है तो डेफिनेटली कार्बन हुआ, ये 7 है तो डेफिनेटली नाइट्रोजन हो गया, ठीक। तो कार्बन, यहाँ पे कार्बन था और यहाँ पे नाइट्रोजन है, तो एटम क्या कंजर्व हुआ या एटम मैच हुआ, ठीक है, बैलेंस हुआ, नहीं हुआ। तो हम यहाँ पे एटम्स बैलेंस नहीं करते। क्या चार्ज यहाँ पे बैलेंस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे चार्ज 0 था, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे एक चार्ज एक्स्ट्रा हो गया, तो चार्ज बैलेंस है, नहीं है। लेकिन यहाँ पे बैलेंस क्या क्या है, बैलेंस है तुम्हारा एटॉमिक नंबर, ठीक है, ऑन LHS इज इक्वल टू ऑन RHS, क्लियर। या फिर मास नंबर, अगर देखो 6, 7 - 1 6, 14, 14 + 0 14, तो सिग्मा mn, ठीक है। मैं mn इसलिए लिख रहा हूँ, यहाँ पे z या a में कंफ्यूजन ना हो इसलिए लिख रहा हूँ, mn ऑन LHS इज इक्वल टू m मास नंबर ऑन RHS, क्लियर होगी बात, ठीक है। इतना रखने का है, बैलेंस एंड या, तो लिखो इसमें normal chemical reactions are those reactions in which atom as well as charge is balanced, ठीक है। और नेक्स्ट लिखो, और ये जो एग्जाम्पल है वो नोट कर लेना। अब लिखो इसमें nuclear reactions are those reactions in which charge and atom is not conserved, is not balanced, charge and atom is not balanced, but sum of atomic number and sum of mass number is balanced on both sides. Sum of atomic numbers and sum of मास नंबर्स इज बैलेंस ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। उसके बाद तुम ये एग्जाम्पल लिख सकते हो, गॉट इट। ये एग्जाम्पल लिखो, इस तरीके से तुम लिख सकते हो। देखो तुम्हें याद होगा न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी बेरिलियम पे, जब चैडविक ने हीलियम के आयंस, मतलब बेसिकली अल्फा पार्टिकल्स ने बॉम्बार्ड किए, तब हमें क्या मिला, हमें मिला एक 0.6, हमें मिला ये, ठीक है। तो अगर तुम ध्यान से देखो 4 2 6, यहाँ ये बैलेंस हो रहा है, 9 और 4 13, यहाँ 12 है। इसका मतलब जो भी आएगा उसका एक तो मोल एटॉमिक नंबर होगा, लेकिन उसका चार्ज 0 होगा, क्योंकि चार्ज 0 था, तो क्योंकि न्यूट्रल हो गया ना, चार्ज 0 का मतलब न्यूट्रल, तो उसने उसका नाम न्यूट्रॉन रख दिया था। तो ये दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है। तो लिखो, ये एक एग्जाम्पल हो गया, बस इसमें लिखने की कोई वो नहीं है। अब इसमें डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ तुम्हें न्यूक्लियर केमिस्ट्री की, तो लिखो, इट इज़ न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री that deals with nucleus, it is that branch of physical chemistry that deals with nucleus of the atom, that deals with the nucleus of the atom as well as changes related with the nucleus, that deals with the nucleus of the atom and the changes related with the nucleus and changes related with the nucleus। ये तुम्हारी न्यूक्लियर केमिस्ट्री हो गई, ठीक है। इसमें लिखो, in such reactions लिखो, in such reactions we deal with the nucleus, in such reactions, एक मिनट, we deal with nuclear reaction, अच्छा ठीक है।
in such reactions we'll deal with the nucleus which is different from the normal chemical reactions, which is different from the normal chemical reactions, because in chemical reactions we balance the charge and the atoms, because in normal chemical reactions we balance the charge and the atoms, whereas in nuclear reactions we balance the atomic number and the mass number on both sides, या sum of atomic number and sum of mass number on both the sides. ठीक है, got it? Cool. Let's talk about radioactivity now. कि radioactivity क्या है भाई? न्यूक्लियर केमिस्ट्री समझ में आ गई, अब radioactivity क्या है वो समझते हैं. ये radioactivity बेसिकली जो डेप्थ में सबसे पहले स्टडी की गई थी वो वाज बाय डॉक्टर मारी क्यूरी, मैडम क्यूरी भी जिनको वो कहते थे, और उनके हस्बैंड पियरे क्यूरी. ठीक है, तो इसको बहुत बेसिक लेवल पे अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो व्हाट आई कैन डू इज़ दिस. देखो भाई, यहाँ पे मान लो तुम्हारा एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट या कुछ सब्सटेंस पड़ा हुआ है, और इसको मैंने लेट्स से कि एक थिक ठीक है जी, एक थिक कंटेनर, वॉल वाले कंटेनर में रखा हुआ है. ठीक है, और यहाँ पर इसमें एक बहुत हल्का सा छेद है, छोटा सा. ठीक, अब क्या है, इस छेद से जो भी भाई यहाँ तो और सब नहीं निकलेंगे, इस छेद से कुछ रेडिएशंस निकलेंगे इस तरीके से. ठीक, तो व्हाट दे डिड इज़ कि यहाँ पर एक उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड रख दिया, यहाँ पर उन्होंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड रख दिया. ठीक, इधर इसको उन्होंने पॉजिटिव पोलैरिटी दे दी, इसको नेगेटिव पोलैरिटी दे दी. ठीक है, जस्ट टू चेक कि ये पार्टिकल्स या रेज हैं क्या. तो उसमें से कुछ जो रेज थी वो इधर डिफ्लेक्ट हो गई. ठीक, और कुछ रेज जो थी वो इधर डिफ्लेक्ट हो गई. ठीक है जी, क्लियर होगी बात. तो जो पॉजिटिव की तरफ आ रही है डेफिनेटली वो रे कैसी होगी या वो पार्टिकल्स कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे. ठीक है जी, तो ये पार्टिकल क्या थे, दीज वर नेगेटिव पार्टिकल्स. ठीक है, और जो पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट की तरफ जा रहे होंगे डेफिनेटली वो पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं. और कुछ जो रेस थी वो सीधी की सीधी पास हो रही थी. ठीक है, तो हम कह सकते हैं दैट इज ज़ीरो या न्यूट्रल कह देते हैं सीधे इसको. ठीक है, न्यूट्रल, सिंपली न्यूट्रल. ठीक, जो पॉजिटिव पार्टिकल थे इसमें उनको हमने कहा अल्फा रेज या अल्फा पार्टिकल्स. ये क्या है, पॉजिटिव वाले अल्फा रेज या अल्फा पार्टिकल्स. रेज इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज दे वर लाइक रेडिएशन ओनली, है ना, वो रेडिएशन की तरह एक्ट कर रहे थे. लेकिन पार्टिकल्स इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक्चुअली में वो पार्टिकल्स है. ये था हीलियम 2+ आयन, ये था एक इलेक्ट्रॉन बीटा इसको बोलते हैं बीटा रेज या पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स. ठीक है, दोनों के दोनों करेक्ट हैं. किसी बुक में कुछ लिखा होगा, किसी बुक में कुछ होगा, दोनों करेक्ट है. बीटा रेज, बीटा पार्टिकल्स. बीटा आर बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स, बीटा पार्टिकल्स आर बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स, और इनको रिप्रेजेंट भी इसी तरीके से किया जाता है. तुम्हारा 0, -1, और अल्फ़ा पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट किया जाता है 4, 2, इस तरीके से. ठीक है जी, ठीक, क्लियर होगी बात. और जो बीच में जा रहे हैं उनको, क्योंकि ये न्यूट्रल है तो हम इसको कहते हैं गामा रेज. और ये एक्चुअली में कोई पार्टिकल्स नहीं होते, ये रेडिएशन ही होता है, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन होता है. ठीक है, अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स के बारे में हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में ऑलरेडी देख चुके हैं. ठीक है, तो क्लियर हुआ कि एक रेडियोएक्टिव पार्टिकल है वो बेसिकली इस तरीके से रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है, वो इस तरीके से कुछ पार्टिकल्स फेंक रहा है, जिसमें हमें 3 ब्रॉड कैटेगरीज दिखी है, जिसमें एक पॉजिटिव पार्टिकल है विच इज़ कॉल्ड अल्फा पार्टिकल, एक नेगेटिव पार्टिकल विच इज़ बीटा पार्टिकल, एंड देयर इज अ न्यूट्रल पार्टिकल और रेज, रेडिएशन, गामा रेज. ठीक है, इस तरीके से हमने इसको क्लासीफाई कर लिया. तो अगर कोई रेडियोएक्टिव सब्सटेंस आप अपने आप से या किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से या रीजन की वजह से डिसइंटीग्रेट होके किसी और एलिमेंट में कन्वर्ट हो रहा है और इस तरीके के कोई पार्टिकल्स
फेंक रहा है तो हम उसको कहेंगे दैट इज रेडियो एक्टिविटी। तो लिखो, रेडियो एक्टिविटी हेडिंग डाली थी यहाँ पे, रेडियो एक्टिविटी हेडिंग डालो और तब उसमें ये जो मैंने डायग्राम बनाया वो बनाओ और इसमें लिखो कि इट इज़ द फिनोमिना, लिखो इट इज़ द फिनोमिना इन विच, it is the phenomena in which a radioactive substance disintegrates। तो ब्रैकेट में लिख लेना नेचुरली और आर्टिफिशियली, मतलब नेचुरली भी हो सकता है, खुद से भी टूट सकता है और किसी और वजह से भी टूट सकता है, ठीक है, नेचुरली और आर्टिफिशियली, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, इन विच एन रेडियोएक्टिव सब्सटेंस डिसइंटीग्रेट्स, ब्रैकेट में लिख लिया वो, कॉमा, इनटू अनदर सब्सटेंस या अनदर सब्सटेंस और एलिमेंट by the emission of alpha, beta and or लिखो and/or gamma rays, ठीक है। तो this phenomena is called radioactivity, got it, ठीक है, simple enough। इसमें लिख लो radioactivity is of two types, first is natural, है ना, पहला क्या होगा, रेडियो एक्टिविटी 2 टाइप्स हो गए, 2 टाइप की हो गई, फर्स्ट इज नेचुरल और सेकंड इज आर्टिफिशियल, मैंने लिखवा दिया था ना। तो नेचुरल जो है आर्टिफिशियल, नेचुरल या आर्टिफिशियल, जो नेचुरल है वो क्या है कि अपने आप से डिसइंटीग्रेट हो जाता है। तो लिखो डिसइंटीग्रेशन टेक्स प्लेस, डिसइंटीग्रेशन और emission of radiation takes place by itself, disintegration और emission of radiation takes place by itself। और artificial में लिखना substance does not emit radiation by itself, substance does not emit radiation by itself but on receiving radiation from some other source it starts emitting radiation, ये आर्टिफिशियल का हो गया, ठीक है। नाउ लेट्स गो टू द कॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। तो कॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी क्या है, कॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी, इसके 2 रीज़न हैं। तुम अगर यहाँ ध्यान से देखो मैं इसको समझाने की कुछ कोशिश करूँगा, ठीक है जी, 1 सेकेंड बेटा, हाँ ठीक है, इसको समझाने की हम कोशिश करते हैं। देखो न्यूक्लियस की बात हो रही है, न्यूक्लियर रिएक्शंस की बात हो रही है ना। तो हमारा न्यूक्लियस जो होता है वो बेसिकली न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन से मिलके बना होता है, इतना अपने को पता है। तो मैं यहाँ पे न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स का एक गुच्छा सा बना रहा हूँ जो अपने आपस में ऐसे चिपका हुआ है, ठीक है जी, गॉट इट, ये समझ में आ गया, ठीक है जी। ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, ठीक, दिस इज कॉल्ड द न्यूक्लियस, ये तुम्हारा न्यूक्लियस हो गया। इसमें न्यूट्रॉन्स भी है, न्यूट्रॉन्स को मैं ऐसे लिखता हूँ और प्रोटॉन्स भी, जिनको मैं ऐसे लिखता हूँ, ठीक है, न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स बोथ हैं, ये न्यूक्लियस हो गया। अब अगर ये साथ में, तो इनके बीच में कुछ ना कुछ फोर्स तो एक्ट कर रहा होगा भाई, है कि नहीं, समझ में आया, कुछ ना कुछ अट्रैक्टिव फोर्स तो एक्ट कर रहा होगा, ठीक है जी। अगर ये अट्रैक्टिव फोर्स एक्ट कर रहा है तो इसकी स्टेबिलिटी या इस न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी, उस अट्रैक्टिव फोर्स की स्ट्रेंथ पे। जितना ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होगा उतना ही ज़्यादा ये स्टेबल न्यूक्लियस होगा। और अगर ये न्यूक्लियस स्टेबल नहीं हुआ तभी तो रेडियो एक्टिविटी होगी भाई। अगर वो कह रहा है कि न्यूक्लियस से रिलेटेड जो फिनोमेना है उनकी स्टडी या उनके बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। और रेडियो एक्टिविटी क्या हो रही है कि ये न्यूक्लियस जो है ये डिसइंटीग्रेट हो रहा है और कोई दूसरा न्यूक्लियस बन रहा है बाय एमिशन ऑफ अल्फा बीटा पार्टिकल्स और गामा रेस, यही है, ठीक है।
तो इसका मतलब ये न्यूक्लियस नीड्स टू बी अनस्टेबल फॉर रेडियो एक्टिविटी टू हैपन। ठीक, इसको रिवाइज करते हैं जल्दी से। न्यूक्लियस है, अब उसमें न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स है, ये दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं, रखे गए हैं, तो इसका मतलब इनके बीच में कोई ना कोई तो अट्रैक्टिव फोर्स होना चाहिए, अदरवाइज तो दे शुड डिसइंटीग्रेट बाय देमसेल्व्स। और सारे के सारे न्यूक्लियस ऐसे ही टूट जाने चाहिए, लेकिन टूटते नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके बीच में कोई अट्रैक्टिव फोर्स है। इतना क्लियर हो चुका है। ठीक, इस अट्रैक्टिव फोर्स को ही हम न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं, उसके बारे में भी बताऊंगा, डोंट वरी, लेकिन उसको ही हम न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। अब रेडियो एक्टिविटी की बात कर लें। रेडियो एक्टिविटी का मतलब क्या है कि कोई जो न्यूक्लियस है वो टूट रहा है और टूट के दूसरे न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब जो न्यूक्लियस टूट रहा है वो अनस्टेबल है। अनस्टेबल होने का मतलब क्या है? उसके अंदर का जो फोर्स है वो उतना स्ट्रॉन्ग शायद नहीं है ना? तो अगर फोर्स स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो ये जो न्यूक्लियस होगा ये स्टेबल नहीं होगा, और अगर ये स्टेबल नहीं होगा तो आसानी से टूट सकता है। क्लियर होगी ये बात? तो ये जो न्यूक्लियस है ये आसानी से टूट सकता है। गॉट इट? ठीक है, तो इसमें लिखो न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स and they stay together due to some attractive force. They stay together due to some attractive force. ठीक है? Due to some attractive force. ठीक? This attractive force is called, full stop के बाद लिखना, this attractive force is called nuclear force. This attractive force is called nuclear force. ठीक है? Now radioactivity involves next line से लिखना है इसको। Now radioactivity involves disintegration of one nucleus into another. Disintegration of one nucleus into another. That means the disintegrating nucleus must not be stable, या must be unstable. That means the disintegrating nucleus must be unstable. ठीक है? Must be unstable. That means the attractive force is not strong enough to keep all the neutrons and protons together. That means the attractive force, ब्रैकेट में nuclear force भी लिख लो, that nuclear force is not strong enough to keep all of them together. ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ? ये न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रांग होना चाहिए। अगर ये न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रांग हुआ तो हम कहेंगे कि ये जो न्यूक्लियस है ये स्टेबल है, और अगर स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ तो ये स्टेबल नहीं है। आर वी क्लियर अबाउट दिस? तो अगर हमें किसी तरीके से पता चल जाए कि ये न्यूक्लियर फोर्स कितना स्ट्रॉन्ग है किस में, तो हम कह सकते हैं कि भाई ये क्या कहते हैं, द न्यूक्लियस इज स्टेबल। और अगर न्यूक्लियर फोर्स किसी तरीके से हमें पता चल जाए कि वो कम है या वीक है तो हम कहेंगे कि दिस इज अनस्टेबल। ठीक है? ये क्लियर होगी बात? तो फर्स्ट जो आता है कॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी, दैट इज न्यूक्लियर फोर्स, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से। अब ये बाइंडिंग एनर्जी क्या है, पर न्यूक्लियन क्या है, वो हम बात करेंगे अभी। सबसे पहली चीज़ ये समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा, अब ये जो न्यूक्लियर फोर्स है ये किस तरीके से एक्ट करता है? जैसे मान लो ये एक न्यूट्रॉन है, ये एक प्रोटॉन है, तो होता क्या है, इनके बीच में आदान प्रदान होता है। किसका? पाई मेसॉन्स कहते हैं उनको हम। ठीक है? दीज आर कॉल्ड पाई मेसॉन्स। तो ये पाई मेसॉन्स प्रोटॉन से न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन से प्रोटॉन कूदते फांदते रहते हैं। प्लस पाई मेसॉन होता है, माइनस पाई मेसॉन, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं जाऊँगा मैं। प्लस पाई मेसॉन होता है, माइनस पाई मेसॉन होता है। तो जब P से कुछ पाई मेसॉन्स N में चले जाएंगे, है ना, तो यूँ समझो कि ये न्यूट्रॉन में तब्दील हो जाएगा या कन्वर्ट हो जाएगा और ये प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर होगी बात? तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन अपना रूप बदलते रहते हैं। दे कीप चेंजिंग देयर फॉर्म, या दे कीप कन्वर्टिंग इनटू ईच अदर, ऐसे लिख लो। ठीक है? तो लिखो, दीज अट्रैक्टिव फोर्सेज एज एक्सप्लेन्ड बाय युकावा, a Japanese scientist. These nuclear forces, as explained by Yukawa, a Japanese scientist, are due to the repeated interconversion of neutrons into protons and vice versa. These nuclear forces
are due to, as explained by Yukawa, the Japanese scientist, are due to the repeated interconversion of neutrons into protons and vice versa. ठीक है, ये क्लियर होगी बात, ये इसकी वजह से है. ठीक है, हेंस वी कैन, नहीं एक मिनट गया, ये हो गया. ठीक है, अब इसमें लिखो कि न्यूक्लियर फोर्स इसकी वजह से हो गया. अब न्यूक्लियर फोर्स के बारे में बात करते हैं. न्यूक्लियर फोर्स कब एक्ट करता है? न्यूक्लियर फोर्स तब एक्ट करता है जब 10 फर्मी से जो डिस्टेंस है, मतलब इन दोनों के बीच में, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में 10 फर्मी से डिस्टेंस d इज लेस देन 10 फर्मी और या फिर ग्रेटर देन 1 फर्मी. ठीक है, तो इसमें तुम लिख सकते हो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस d शुड बी 1 फर्मी, शुड बी बिटवीन 1 फर्मी एंड 10 फर्मी. 1 से 10 फर्मी के बीच में होना चाहिए. ये क्लियर होगी बात? तो लिख लो न्यूक्लियर फोर्सेस एक्ट बिटवीन डिस्टेंसेस फ्रॉम 1 फर्मी टू 10 फर्मी. ठीक है, सेकेंड लिखो दे एक्ट बिटवीन न्यूट्रॉन, दे एक्ट बिटवीन न्यूट्रॉन, ब्रैकेट में लिखना न्यूट्रल पार्टिकल, न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल एंड प्रोटॉन, ब्रैकेट में पॉजिटिव पार्टिकल. ठीक है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन. ठीक है जी. थर्ड पॉइंट लिखो दे आर 50 to 60 टाइम्स स्ट्रॉन्गर दैन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस. दे आर 50 to 60 टाइम्स स्ट्रॉन्गर दैन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस. ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस से 50 से 60 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और इसी रेंज में एक्ट करते हैं. इससे बड़ा हो जाएगा तो एक्ट नहीं करेंगे, इससे छोटा हो जाएगा तो रिपल्सिव हो जाते हैं. इस रेंज के अंदर वो अट्रैक्टिव रहते हैं, इस रेंज से नीचे चले जाओगे तो रिपल्सिव. चलो ठीक है, मैं उसको भी बता दूंगा, बट इसी रेंज के अंदर वो एक्चुअली में अट्रैक्टिव रहते हैं और उससे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बहुत ज़्यादा होता है. ठीक है. नेक्स्ट लिखो फॉर distances greater than 10 Fermi they are non-existent. For distances greater than 10 Fermi they are non-existent. Or for distances less than 1 Fermi, for distances less than 1 Fermi, less than 1 Fermi they are not they become repulsive instead of attractive. Attractive होने की जगह repulsive हो जाते हैं. अदरवाइज तो क्या हो, एक दूसरे में कोलैप्स कर जाएंगे. तो अगर ये थोड़ा सा भी कम पास आना शुरू करेंगे तो रिपल्सिव हो जाएंगे तो फिर से अपने वापस उसी पोजीशन में आ जाएगा. ठीक है, तो फॉर डिस्टेंसेस लेस देन 1 फर्मी दे बिकम रिपल्सिव. ठीक है, और लास्ट पॉइंट लिख लेना द एग्जैक्ट कॉज ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस इज नॉट नोन. द एग्जैक्ट कॉज ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस इज नॉट नोन. ठीक है जी. अब जब ये न्यूट्रॉन्स एंड ये प्रोटॉन साथ में आ रहे हैं तो दिस कॉज इज लोअरिंग. भाई ये दोनों के दोनों साथ में आ रहे हैं एंड दे आर क्रिएटिंग अ स्टेबल सिस्टम. दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं एनर्जी लूज हो रही होगी. ठीक है, कहीं ना कहीं एनर्जी लूज हो रही होगी. तो कैसे होती है देखो, मान लो किसी, जैसे कार्बन की बात कर रहे हैं हम, है ना. कार्बन कौन सा है? 12C6 का मतलब क्या हुआ, इसमें 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है. ठीक है, तो अगर मैं कार्बन को बनाता हूँ इन 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन से, जैसे मैं ऐसे करता हूँ 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन्स और इससे बन रहा है 12C6. तो सिर्फ यही ये रिएक्शन ख़त्म नहीं होती. क्यों? क्योंकि इनका जो टोटल मास होगा वो इससे ज़्यादा होगा. ठीक है, दिस मास इज ग्रेटर दैन दिस मास. क्यों होगा ऐसा? जब ये साथ में आ जाते हैं तो कुछ मास जो होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है एंड दैट रिलीज्ड एनर्जी प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू दिस सिस्टम. मैंने क्या कहा था, कोई भी सिस्टम की एनर्जी को अगर हम कम कर दें तो स्टेबल हो जाता है. तो इसका जब ये स्टेबल है इसका मतलब क्या हुआ, इसने एनर्जी रिलीज कर दी होगी, है ना. ये क्लियर है. रिलीज कैसे हुई, यहाँ मास के डिफरेंस से. ठीक है, तो लेट्स से इन दोनों के बीच में मास जो है वो डिफरेंस है डेल्टा m. इसको हम कहते हैं मास डिफेक्ट. मास डिफेक्ट. ठीक है, अब तुम कहोगे सर मास का एनर्जी से क्या लेना देना, तो दुनिया की सबसे ज़्यादा फेमस इक्वेशन, दिस इज दैट, E = mc².
मास को एनर्जी में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला या मास एनर्जी इक्विवेलेंस का फॉर्मूला है। तो ये जो डेल्टा एम है अगर मैं यहाँ पे रख दूँ तो एनर्जी रिलीज जो होगी, जो एनर्जी रिलीज होगी वो होगी डेल्टा एम सी स्क्वायर। तो एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस विल बी इक्वल टू दिस, और जो ये एनर्जी है दिस विल बी कॉल्ड द बाइंडिंग एनर्जी। क्यों? क्योंकि इस एनर्जी के रिलीज़ होने पे ही, इस एनर्जी के रिलीज़ होने पे ही तो ये न्यूट्रॉन और जो प्रोटॉन का सिस्टम है ये दिस बिकेम स्टेबल। इसी की वजह से तो स्टेबल हुआ है ना। तो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। क्लियर होगी बात? ठीक है, तो यहाँ पे पहले लिखो, इस यहाँ तक मैं जो बोल रहा हूँ उस पर लिखो कि as neutrons and protons come together and form a stable system, as neutrons and protons come together and form a stable system, we can say that energy is released, and we can say that energy is released in this process. ठीक है, और एक्चुअली में होता भी ऐसा है, जब भी कभी रेडियो एक्टिव होगा, रेडियो एक्टिव कुछ लाइक रेडियो एक्टिविटी कहीं पे भी होगी, इट विल ऑलवेज बी अकम्पनीड विद एनर्जी। ये ध्यान रखना, इट विल ऑलवेज बी अकम्पनीड विद एनर्जी। तो यहाँ पर जब ये बन रहा है कार्बन का न्यूक्लियस, यहाँ पे भी एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, क्लियर होगी बात? तो दिस एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय द mass defect. This energy is provided by the mass defect, which is the difference between the constituent particles of the nucleus, which is the difference between the mass, which is the difference between the total mass of the constituent particles of the nucleus, ठीक है, and द टोटल मास ऑफ द न्यूक्लियस। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो गए, ये एक्चुअल न्यूक्लियस हो गया, इन दोनों के मास में कुछ डिफरेंस आएगा, दैट इज कॉल्ड डेल्टा एम मास डिफेक्ट। ठीक है जी, लिख लिया ये मास डिफेक्ट। ठीक, क्लियर होगी बात? अब लिखो, ये तो मास डिफेक्ट समझ में आ गया ना, क्या हो गया भाई? डिफरेंस इन मासेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एंड द न्यूक्लियस फॉर्म्ड। ठीक, इसमें लिखो द एनर्जी रिलीज्ड during this nuclear process is given by the famous Einstein equation equals to mc square या डेल्टा mc स्क्वायर, क्योंकि इस केस में हमने डेल्टा m लिया है, तो इक्वल्स टू डेल्टा mc स्क्वायर। क्लियर होगी बात? डेल्टा mc स्क्वायर। ठीक, और दिस एनर्जी इज कॉल्ड द बाइंडिंग एनर्जी। दिस एनर्जी is called the binding energy because it is helping the nucleus, it is helping bind the nucleus, helping in binding the nucleus, ऐसे लिख लो, helping in binding the nucleus, mass of the nucleus। ठीक है, क्लियर होगी बात? ठीक, अच्छा, अब मैं इसको थोड़ा सा मैथमेटिकल चीज़ इसमें दे देता हूँ तुमको। अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, तो E को मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही कर लेते हैं। डेल्टा एम है, ठीक है, डेल्टा एम क्या होगा? एम यू में होगा, भाई डेल्टा एम तो यूजुअली एम यू में होगा ना, तो एम यू इंटू, क्योंकि अगर ये एम यू में है तो इसको केजीज़ में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 केजी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इंटू सी स्क्वायर क्या है? सी स्क्वायर इज़ 3 इंटू 10⁻8 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो 8 9 कितना आएगा ये? डेल्टा एम इंटू 1.67 को हम लिख सकते हैं वैसे 5/3, ठीक है, 5/3 इंटू 8 दूनी 16 और ये कितना है? 27 11 इंटू 9 इंटू -11। ठीक है, तो यहाँ 9 नहीं 5 या 15, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डेल्टा एम इंटू 1.5 इंटू 10⁻10। ठीक है, अगर मैं इसको, ये किस में है तुम्हारा केजी और ये मीटर पर सेकंड में था ना, तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये जूल्स में आ चुका है। अगर मैं इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करूँ तो क्या आएगा? डेल्टा एम इंटू 1.5 इंटू 10⁻
10 upon 1.6 into 10 raised to minus 19. This comes out to be roughly equal to delta M into 931.5 million इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. गॉट इट. तो अगर एनर्जी कभी भी कैलकुलेट करनी होगी तुम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ठीक है. तो हम ये कह सकते हैं कि अगर एक डेल्टा एम इक्वल्स टू 1 AMU, तो 1 AMU के करस्पॉन्डिंग एनर्जी कितनी होगी? 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 AMU, ठीक है, 1 AMU. इस ई को मैं बाइंडिंग एनर्जी भी लिख सकता हूँ, इसको बॉन्ड एनर्जी मत बोलना, बाइंडिंग एनर्जी है, ठीक है. इक्वल्स टू 931.5 मिलियन, ठीक है जी. आर वी क्लियर अबाउट दिस? ये ध्यान रखना है, ठीक. अब यहाँ पर क्या सीन है कि हम क्या करते हैं इसको, एक सेकेंड रुको, ठीक है. हम क्या करते हैं इसको, इस एनर्जी को, जो भी एनर्जी रिलीज होती है उसको नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं मैंने बताया था तुम्हें, न्यूक्लियॉन्स इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स. तो न्यूक्लियॉन्स बेसिकली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही होते हैं, है ना. तो जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होंगे. तो हम उस नंबर से इसको डिवाइड कर देते हैं एंड देन वी गेट समथिंग कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, ठीक है. तो ऑन डिवाइडिंग लिखो, ऑन डिवाइडिंग दिस एनर्जी, on dividing this energy released, on dividing this energy released, we get the binding energy per nucleon, we get the binding energy per nucleon, ठीक है. the higher this energy, the more stable the nucleus, the more stable the nucleus. कैसे पता चला हमको ये? हमने क्या किया, यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन रखा, ठीक है, और यहाँ पर क्या रखा हमने, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और यहाँ पे हमने रख दिया एटॉमिक नंबर या फिर Z रख लो यार यहाँ पे, ठीक है, Z रख लो. तो इसका जो ग्राफ आता है इट कम्स आउट टू बी दिस, इस तरीके से आता है. ये यूं चिपका हुआ आता है, यहाँ पे ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, और फिर ऐसे आ जाता है. क्लियर होगी बात? ये थोड़ा सा ऊपर रखो इसको, ये थोड़ा सा ऊपर रहेगा और ये थोड़ा सा और ऊपर रहेगा. ठीक है, क्लियर है? दिस रिप्रेजेंट्स हीलियम, दिस रिप्रेजेंट्स कार्बन, दिस रिप्रेजेंट्स ऑक्सीजन. ये कौन सा है? O16, ये C12 और ये He4. और दिस जो टॉप है यहाँ पे, दिस रिप्रेजेंट्स Fe. कौन सा? 56, 26, ठीक है. तो ये जो हमने प्लॉट किया इसमें हमने देखा कि हीलियम, कार्बन और जो ऑक्सीजन है, जो इनके नोबल या स्टेबल आइसोटोप्स हैं, और आयरन का भी जो स्टेबल आइसोटोप है, ये सारे के सारों के काफ़ी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वाज वेरी हाई, है ना. ये स्पाइक्स आए और उसके बाद एक हाइट पे आके ये धीमे धीमे स्टेबल हो गया. और जो ये वैल्यू है, दिस वैल्यू आफ्टर दिस क्या होता है, ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है. दिस वैल्यू 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये होती है वैल्यू, दिस वैल्यू 8.68, शायद 8.78, नॉट 68, 8.78 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है. तो अगर तुम ध्यान से देखोगे इस तरीके से ये आएगा. इसलिए कहा जाता है कि जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बहुत हाई, और ये जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पे लिखे हैं ये सारे के सारे स्टेबल एलिमेंट्स है कि नहीं है, और उसके बाद क्या होता है, ये धीमे धीमे डिक्लाइन कर जाती है. दिस गोज़ टू 7.6. तो जो जितना बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जितना कम होगा, हम ये कह सकते हैं आफ्टर ऑब्जर्विंग दिस कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जिसका जितना कम होगा वो उतना ही कम स्टेबल होगा. तो लिखो इसमें, फ्रॉम दिस ग्राफ वी कैन से, greater the binding energy per nucleon, more stable the nucleus. Greater the binding energy per nucleon, more stable the nucleus. ठीक है, that is first. ये पहली चीज़ हो गई, पहला रीज़न हो गया न्यूक्लियर फोर्स या बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन. जो सेकेंड आता है that is called N/P रेशियो. ठीक है, इसमें लिखो. अब ये सारा मैं मिटाऊंगा, साथ साथ बोलता भी रहूँगा, तो उसमें लिखो, it was observed that
it was observed that almost all the elements, it was observed that almost all the elements from z equals to 1 to z equals to 20 were stable, ठीक है, were stable and did not show the phenomena of radioactivity, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर जैसे कार्बन का कोई और आइसोटोप है जैसे C14 है ना, उसमें भी जो रीजन है वो समझ में आएगा, ठीक है। जो नॉर्मल आइसोटोप्स की बात कर रहा हूँ वो वर नॉट डिड नॉट शो रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। हियर इट वॉज ऑब्जर्व्ड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स वॉज ऑलमोस्ट ऑलवेज इक्वल, ठीक है। एंड those isotopes of these elements where this ratio, यहाँ पे मैंने रेशियो क्या बताया कि ऑलमोस्ट इक्वल थे, तो रेशियो क्या हो गया, n/p रेशियो क्या हो गया, 1 हो जाएगा ना। where this ratio was disturbed they showed radioactivity, ठीक है, they showed radioactivity। जैसे अगर मैं बात करूँ कार्बन की, तो एक है तुम्हारा 12 C612 हो गया, ठीक है। इसमें अगर तुम n/p रेशियो देखो तो क्या है, n/p रेशियो कैसे पता चलेगा भाई, z का मतलब क्या होता है, z का मतलब वो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मतलब p की बारे में बात हो रही है, तो z इक्वल्स टू p, तो p यहाँ पे 6 हो चुका है। अच्छा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होगा n, वो कैसे पता चलेगा, जो a होता है, a इज़ द मास नंबर माइनस z, ठीक है, दैट इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, ये ध्यान रखना, सॉरी प्रोटॉन्स नहीं, न्यूट्रॉन्स, ठीक है, ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो गया। तो हम इसको लिख सकते हैं a माइनस जेड अपॉन जेड, एक फार्मूला चाहे तो तुम समझ लो, ये फार्मूला हो गया। तो यहाँ पे क्या आएगा, 12 माइनस 6 अपॉन 6 इक्वल्स टू 1। लेकिन अगर यही चीज़ मैं बात करूँ 14C6 की, तो यहाँ पे क्या होगा, 8 अपॉन 6, n/p रेशो क्या हो जाएगा भाई, n/p रेशो क्या हो जाएगा, 14 माइनस 6/6 विच इज़ 8/6, इट कम्स आउट टू बी 1.33। तो ये डिस्टर्ब हो गया ना रेशो, ठीक है, इस वजह से ये रेडियो एक्टिव है, ठीक है, इस वजह से ये रेडियो एक्टिव है, ठीक है। तो लिखो, सो इट वॉज कंक्लूडेड दैट n/p रेशो इज़ अ मेजर रीज़न या मेजर फैक्टर इन कॉजिंग रेडियो एक्टिविटी। n/p रेशो इज़ अ मेजर फैक्टर इन कॉजिंग रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। ऑन ऑब्जर्वेशन it was found that only those elements were stable मतलब जो रेडियो एक्टिविटी नहीं दिखा रहे हैं, only those elements were stable which had their n/p ratio between 1 and 1.6। तो n/p रेशो किस में होना चाहिए, n/p शुड बी बिटवीन 1 and 1.6, ठीक है, 1 and 1.6। जिनका ऐसा होता है रेशो वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। जिनका इससे नीचे या इसके ऊपर होगा तो वो रेडियो एक्टिव रहेगा, वो रेडियो एक्टिविटी शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर तुम देखो भाई, इधर क्या है, यहाँ पर हमने प्लॉट किया, यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सॉरी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नॉट प्रोटॉन्स, ठीक है। यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है जी। अच्छा, ओके, अगर मैं एक लाइन खींचूँ विच इज़ एट 45 डिग्रीज टू दिस, ठीक है, विच इज़ एट 45 डिग्रीज टू दिस, तो ये क्या होगा, इसका स्लोप क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1 हो जाएगा, और n/p रेशो इसके लिए क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली 1, है ना, सिंपल है ना भाई। इससे भी सेम एंगल पे, इससे भी सेम एंगल पे, मतलब इसके भी नंबर इक्वल होंगे, इसके भी नंबर इक्वल होंगे, ठीक है जी। अब होता क्या है यहाँ पर, एक इस तरीके से
यार ये थोड़ा सही से नहीं आया, ऐसे समझ लो उसको, थोड़ा इस तरीके से, या ऐसे भी नहीं, ये थोड़ा सा सही क्यों नहीं हो रहा ये, अच्छा भाई अच्छा। ठीक है, तो ये जो पार्ट है तुम्हारा, ये वो बैंड है जिसमें जो तुम्हारा N/P रेशो है वो 1 से लेकर 1.6 के बीच में है। ठीक है जी, तो इसमें लिखो, इसमें लिखो, इसको लिखने से पहले लिखो, इन ऑर्डर टू बिकम स्टेबल, इन ऑर्डर, ऐसे लिख लेना, यहाँ पे तक लिखा था ना, इसमें लिख लेना, फॉर N/P रेशो लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1.6 द एलिमेंट शोड रेडियो एक्टिविटी, द एलिमेंट शोड रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, टू बिकम, नेक्स्ट पॉइंट लिखना है इसमें, टू बिकम स्टेबल, टू बिकम स्टेबल द एलिमेंट emits a radiation, the element emits a radiation and then becomes stable, है ना। जो अगर स्टेबल बनने के लिए क्या करेगा, जो अनस्टेबल एलिमेंट है वो रेडिएशन एमिट करेगा और स्टेबल हो जाएगा। क्लियर होगी बात? ठीक है, इसमें लिखना n लेस देन 1 मीन्स, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ n अगर लेस देन 1, सॉरी n नहीं, N/P अगर लेस देन 1 है तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज लेस देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज लेस देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, तो यहाँ कहीं पे लाई करेगा ये, तो ये वाला कौन सा एरिया हो गया, N/P लेस देन 1। क्लियर होगी बात? ठीक, अच्छा, N/P ग्रेटर देन 1.6, N/P ग्रेटर देन 1.6 का मतलब क्या हुआ? ठीक है, इसमें क्या हो गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बहुत ज़्यादा हो गए, मतलब ये वेरी वेरी ग्रेटर देन प्रोटॉन्स, वेरी वेरी ग्रेटर देन भी नहीं बोलना चाहिए, बस ग्रेटर देन प्रोटॉन्स हो जाएगा। ठीक है, अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गए तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला, ये जो रेड से मैं बना रहा हूँ, दिस एरिया विल बी कवरिंग दिस वन। तो कोई अगर एलिमेंट इस एरिया में या इस एरिया में लाई करता है तो क्या होगा, इट विल बी अनस्टेबल, इट विल शो रेडियो एक्टिविटी। गॉट दिस? ठीक है, आर वी क्लियर अबाउट दिस? ठीक है जी, तो लिखो इसमें, अब ये ग्राफ बना लो भाई, ग्राफ बना लो। ग्राफ में ये जो पार्ट है, ये जो मैंने यहाँ पे 1.6 करके बनाया है, दिस इज कॉल्ड द जोन ऑफ स्टेबिलिटी। हालांकि इतना पतला नहीं होता, थोड़ा मोटा ही होता है, ये थोड़ा इनफैक्ट क्या बना ही देते हैं ना उसको मोटा, यूँ समझो, इंस्टेड ऑफ दिस इट इज़ लाइक दिस, ऐसा कुछ है। ठीक है, ऐसा कुछ है भाई। ठीक है जी, तो ये क्या है, दिस इज जोन ऑफ स्टेबिलिटी। ठीक है, और जितने भी इसके अंदर नहीं आ रहे हैं वो सारे के सारे किस में हैं, इनस्टेबल जोन में। और ये क्या करेगा, ये अपना N/P रेशो बढ़ाएगा भाई, इसका कम है ना, इसका N/P रेशो बढ़ेगा तो ये यहाँ आएगा, इसका N/P रेशो घटेगा तो ये यहाँ आएगा, और ये अनस्टेबल जगह से फिर स्टेबल वाले जोन में आ जाएंगे। ठीक है, तो लिखो, लिखो, the elements in the unstable zone, the elements in the unstable zone will try to come to the zone of stability, will try to come to the zone of stability by the following, या in following cases। वो केसेस क्या हैं? ठीक है, जैसे मान लो अगर N/P रेशो हाई है, एक सेकेंड, वेयर इज, यस हियर इट इज, N/P रेशो। ठीक है, तो केस 1 क्या है, अगर N/P रेशो हाई है, फर्स्ट वाला केस ये N/P रेशो, तो केस 1 N/P इज ग्रेटर देन 1.6। अगर ये 1.6 से ज़्यादा हुआ, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि न्यूट्रॉन्स ज़्यादा है प्रोटॉन से, तो क्या होगा, यहाँ पर अल्फ़ा पार्टिकल, एक मिनट रुको, अल्फ़ा पार्टिकल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, रुक जाओ,
नहीं, बीटा पार्टिकल निकलेगा ना ना, इसमें हमें पी को बढ़ाना है ना, तो पी को कम कैसे कर सकते हैं? नहीं, ठीक है, एक मिनट रुको, एमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल, ओके राइट, ठीक है, सॉरी, ठीक है, इससे बीटा पार्टिकल निकलेगा। कैसे भाई? पी को बढ़ाना है और एन को घटाना है, तो इसको इस तरीके से देखना है, ये आगे भी तुम्हें पता चलेगा। अगर न्यूट्रॉन को कन्वर्ट करना है तो इट कैन गेट कन्वर्टेड इनटू दीज टू। न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, प्रोटॉन पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव है, अगर ये दोनों मिल जाए तो न्यूट्रॉन बन सकता है। हालांकि ये कोई एकदम ऐसे नहीं पढ़ा था, बट मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये आगे कहीं ना कहीं तुम्हें देखने को मिलेगा। न्यूट्रॉन का मास हमेशा प्रोटॉन से ज़्यादा होता है, ये पता है तुमको, स्लाइटली ग्रेटर देन होता है, ठीक है। और अगर मैं उसमें प्रोटॉन में इलेक्ट्रॉन का मास डाल दूं और जो एनर्जी इस प्रोसेस में रिलीज होगी उसके करस्पॉन्डिंग मास इसमें डाल दूं, टोटल मास इसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो ये समझो बीटा पार्टिकल क्या है। बीटा पार्टिकल इज बेसिकली इलेक्ट्रॉन ओनली, ठीक। तो अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो न्यूट्रॉन बेसिकली प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो न्यूट्रॉन का क्या कर गया? घट गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स घट गए और प्रोटॉन का नंबर क्या हो गया? बढ़ गया। तो n/p रेशो, भाई n घट चुका है और p बढ़ चुका है, तो n/p रेशो क्या कर जाएगा? n/p रेशो विल बिकम लेस देन 1.6। ये तो मैंने तुम्हें मैथमेटिकली थोड़ा थोड़ा समझा दिया, लेकिन मैं इसमें बताता हूँ, लिखो। व्हेन n/p रेशो इज ग्रेटर देन 1.6, when n/p ratio is greater than 1.6, it can be decreased by emission of beta particle. It can be decreased by the emission of, भाई डिक्रीज ही तो होगा तभी तो इस जोन में आएगा। It can be decreased by the emission of beta particle, है ना। और ये ध्यान रखना, बीटा पार्टिकल अगर आ रहा है तो हमेशा गामा रेस तो आएंगे, रेडिएशन तो निकलेगा निकलेगा। क्यों? क्योंकि ये जो प्रोसेस है, जो भी ये प्रोसेस हो रहा है न्यूक्लियर प्रोसेस, इसमें एनर्जी का चेंज तो आएगा ही आएगा और एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। और अगर एनर्जी रिलीज हुई तो क्या होगा? वो रेडिएशन के फॉर्म में रिलीज होगी, और रेडिएशन कैसा? गामा रेस, ठीक है। देखो, तो इसमें अगर तुम्हें ये जो मैंने यहाँ पे बताया बेसिक लेवल पे, इसको तुम्हें एक इक्वेशन की तरह थ्रू देखना है तो तुम इसको इस तरह देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे 14C6 है, ठीक है। अगर ये टूटा, इसमें से एक बीटा पार्टिकल निकला, तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको? बीटा पार्टिकल का मतलब क्या हुआ? 0E-1, या इसको बीटा की जगह बीटा भी लिख सकते हो, जैसे तुम चाहे, ठीक है। अगर ये 6 है तो यहाँ पे 7 होना पड़ेगा, 7-1 है ना। और 7 का मतलब यहाँ ये नाइट्रोजन हो गया, अच्छा। और ये 0 है तो इसका मतलब 14 हो गया। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ n/p रेशो कितना है? 8/6 विच इज़ 4/3। हालांकि ये 1/6 से ज़्यादा नहीं था, मैं जस्ट एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, ओके। यहाँ पे क्या है? n हो गया तुम्हारा 14, तो यहाँ पे n/p रेशो क्या आ जाएगा भाई? 1/1, मतलब 7/7 क्या हो जाएगा? 7/7 इज़ 1। तो यहाँ पे 4/3 से 1 आ गया ना, कम तो हो गया। बीटा एमिशन कहाँ पे हुआ? जहाँ पर n/p रेशो ज़्यादा था। तो ग्रेटर देन 1.6 ना लिखने के बजाय तुम इसको ये भी लिख सकते हो, वेयर n/p रेशो इज़ हाई, ठीक है। क्योंकि नीचे वालों के लिए ज़रूरी नहीं है, देखो यहाँ पे 1.6 से कम भी हो सकता है स्लोप, ठीक। तो यहाँ पर अगर कोई 1.4 भी है या 1.33 भी है तो इट कैन बी रेडियो एक्टिव। तो इसको इंस्टेड ऑफ दिस राइट इट लाइक दिस, वेयर n/p रेशो इज हाई, ठीक है जी। जहाँ पर हाई होगा उसके लिए बीटा एमिशन होगा। बीटा एमिशन का बेसिक लेवल पे तो तुम ये देख ही सकते हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है? न्यूट्रॉन इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन, तो न्यूट्रॉन का नंबर घट जाएगा, प्रोटॉन का नंबर बढ़ जाएगा, तो न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन जो रेशो है वो डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। उसका एग्जाम्पल तुम यहाँ पे देख ही चुके हो, गॉट इट। और ये ध्यान रखना है, हमेशा रेडिएशन एमिट होगा ही होगा, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। केस 2 में क्या है? n/p रेशो इज लो या लेस देन 1, ठीक है, इज लो, n/p रेशो इज लो। इसमें 2-3 तरीके की चीज़ें होती हैं, कब कब क्या क्या चीज़ होती हैं वो देखो। देखो भाई, n/p रेशो अगर लो है इसका मतलब क्या हुआ कि n का नंबर जो है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज लेस देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो अगर हम कुछ ऐसा कर सकें कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स घट जाए और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बढ़ जाए, तो n/p रेशो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो कैसे करते हैं? एक तो होता है एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, तो उसमें A करके लिखो, कैन बी इंक्रीज बाय द एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल, A
केस 2 का ए अल्फा एमिशन, ठीक है। तो लिखो कैन बी इंक्रीज बाय द एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल प्लस गामा रेज। ये तो हमेशा आएगा ही आएगा, कोई सा भी प्रोसेस हो, गामा रेज विल ऑलवेज बी प्रेजेंट देयर, ठीक है। इसका एग्जाम्पल लिखते हैं, ठीक। ये ध्यान रखना है, ये z ग्रेटर देन 83 के लिए ही में ही होता है यूजुअली, ये ऑब्जर्वेशन है, देयर इज़ नो, ठीक है। अगर मान लो देयर इज़ नो काइंड ऑफ लॉजिक टू दिस, लेकिन ये ऑब्जर्वेशन इसलिए बता रहा हूँ तुमको। अब देखो इसमें से अल्फ़ा पार्टिकल निकला, अगर इसमें से एक अल्फ़ा पार्टिकल निकला तो ये होगा 15 में से 2 गए तो 13 आ गया। अच्छा 13 का मतलब क्या होता है, एल्यूमिनियम। अच्छा 31 में से 4 गया तो 27 आ गया, तो देख रहे हो तुम एल्यूमिनियम आ गया। ये जो है दिस इज़, हालांकि अगेन मैं ये कह रहा हूँ कि ये सिंबॉलिक हैं, एग्जैक्ट मत जाना कि ये सर इसमें क्या हो रहा है, ऐसा है ना। लो में देखो, अगर तुम ध्यान से देखो तो इसका n/p रेशो 1 से छोटा नहीं है, लेकिन लो है n/p रेशो। तो इसका n/p रेशो अगर तुम देखोगे तो 16/15 आ रहा है, और यहाँ पे n/p रेशो क्या है इसका n/p रेशो क्या है 14/13। तो 1/3, 1 + 1/3 है, 1 + 1/15, तो 1 + 1/13 डेफिनेटली ग्रेटर होगा इससे। तो तुम देख रहे हो यहाँ पे n/p रेशो बढ़ चुका है, n/p रेशो बढ़ चुका है। आर वी क्लियर? तो जब भी तुम अल्फ़ा पार्टिकल का एमिशन देखोगे ना, तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम हो चुका होगा एज़ कम्पेयर टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, ठीक है। या n/p रेशो बेसिकली कम हो गया होगा। तुम इस तरीके से देखो ना, अगर मान लो कोई x/y है, मैं इसमें क्या करता हूँ, दोनों के ऊपर x + 1, मतलब ऊपर भी y एक से ऐड कर देता हूँ न्यूमरेटर को, और एक से ऐड कर देता हूँ डिनोमिनेटर को। तो याद है तुम्हें कि क्या होता है इसमें, जब कभी भी तुम एडिशन करोगे, एक नंबर से बढ़ाओगे, तो हमेशा ये रेशो जो है वो घट जाएगा, ठीक। लेकिन अगर तुम, ये मैथमेटिकल वो है, अगर तुम एक नंबर से इसे घटा दोगे, एक क्या 2 नंबर से घटा दो, तो ये हमेशा रेशो बढ़ जाएगा। तो वही तो किया हमने यहाँ पर, n/p रेशो जो था, ऊपर से भी 2 घटा दिए, नीचे से भी 2 घटा दिए। भाई ऊपर से 2 घटाए ना, नीचे से भी 2 घटाए, तो अगर तुम इस तरीके से भी लिख दो तो भी ये चीज़ सेम ही रहेगी। क्लियर है? तो इनइक्वालिटीज़ है, ये मैथमेटिक्स है, इसको याद रखना। गॉट इट? नेक्स्ट लिखो, पॉजिट्रॉन एमिशन। सेकेंड इज पॉजिट्रॉन एमिशन, ठीक। ये पॉजिट्रॉन एमिशन क्या है, ये भला क्या है। अब पॉजिट्रॉन क्या होता है पहले वो देखो, ये ध्यान रखना, पॉजिट्रॉन एमिशन होगा तो इसमें भी क्या होगा, इसमें भी तुम्हारा गामा रेज निकलेंगे, ठीक है। बी इज पॉजिट्रॉन एमिशन, ठीक है। पॉजिट्रॉन देखो, इलेक्ट्रॉन क्या होता है भाई, 0 E -1, तो इसका एग्जैक्टली जुड़वा भाई, लेकिन थोड़ा सा पॉजिटिव +1, ठीक है। ये दोनों एकदम सेम है, लेकिन बस चार्ज का फ़र्क है, मास सब सेम रहेगा, प्रॉपर्टीज़ बाकी सब सेम रहेंगी, लेकिन इस पर -1 चार्ज होता है, इसमें +1 चार्ज होता है, और कुछ नहीं, ठीक है। लिखो पॉजिट्रॉन एमिशन, ये पॉजिट्रॉन हो गया। इसका एग्जाम्पल लेते हैं, इसका एग्जाम्पल है तुम्हारे पास, दिस इज़ द एग्जाम्पल। अगेन मैं तुम्हें कह रहा हूँ, ये जो एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ ये सिम्बॉलिक एग्जाम्पल्स हैं, दे आर नॉट एग्जैक्ट एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो अगर मैं इससे एक पॉजिट्रॉन निकाल देता हूँ तो क्या होगा, ये तो 11 का 10 हो गया, ये 23 रह गया। अब ध्यान से देखो, ये 23 - 11/11 है, और ये कितना है 23 - 10/10 है। तो यहाँ पे क्या आएगा, इक्वल टू 12/11, और यहाँ पे आएगा 13/10। कौन सा बड़ा? डेफिनेटली ये बड़ा है, क्योंकि इसमें तो डिनोमिनेटर घट चुका है 1 से, और न्यूमरेटर उसी 1 से बढ़ चुका है। यहाँ 12 था, यहाँ 13 आ चुका है, यहाँ 11 था, यहाँ 10 आ चुका है। क्लियर होगी बात? तो n/p रेशो क्या कर गया, बढ़ गया। आर वी क्लियर? ठीक है। तो जब भी ये इधर की साइड होगा, हमेशा ध्यान रखना, जब भी राइट साइड होगा तो हम कहेंगे एमिटेड है, और अगर यही चीज़ मैं लेफ्ट हैंड साइड में रख देता, हम कहते हैं एब्जॉर्ब्ड है, ठीक है जी, एब्जॉर्ब्ड है, ठीक। तो लिखो, अब नेक्स्ट इज के इलेक्ट्रॉन कैप्चर। के इलेक्ट्रॉन कैप्चर क्या हुआ, देखो भाई
ये तुम्हारा K शेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर किसी वजह से ये अल्फ़ा पार्टिकल ना भेज पा रहा हो, इसके पास इतनी एनर्जी ना हो कि अल्फ़ा पार्टिकल भेज पाए, या कोई पॉजिट्रॉन ना फेंक पा रहा हो बाहर, ये न्यूक्लियस पॉजिट्रॉन ना फेंक पा रहा हो, तो ये क्या करता है, सबसे सहूलियत और आलसियों वाला काम कि ये इस इलेक्ट्रॉन को चुपचाप से निगल जाता है, इस इलेक्ट्रॉन को चुपचाप से निगल जाता है। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ दिस ये क्या है, बेसिकली पॉजिटिव है ना, हम यूँ समझ लो इस इलेक्ट्रॉन को इधर ऐड कर दें। सेम चीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे तुम पॉजिट्रॉन एमिशन की जगह K इलेक्ट्रॉन कैप्चर लिख लो, और मैं इसी चीज़ को बता देता हूँ, K इलेक्ट्रॉन कैप्चर। ठीक है जी, यहाँ पे K इलेक्ट्रॉन कैप्चर है, सेम चीज़ है। ठीक, अब देखो जरा बैलेंस करके देखो, 23 0, 23 + 0 23 आ गया, 11 - 1 10 आ गया। तो तुम देख रहे हो कि पॉजिट्रॉन एमिट हुआ या K इलेक्ट्रॉन कैप्चर हुआ, प्रोडक्ट सेम आ रहा है। भाई सेम ही तो न्यूक्लियाई है, न्यूक्लियस है, और उससे सेम ही प्रोडक्ट ही मिला, जैसे पहले वाले में था वैसे इसी वाले में। तो K इलेक्ट्रॉन कैप्चर क्या हुआ, जब इलेक्ट्रॉन लिखो, ये रिएक्शन लिख ली, उसमें लिखना। अब ये सब चीज़ तो सेम आएगी ना, इसमें तो कोई हमें डाउट ही नहीं है। लिखो सम द प्रोडक्ट्स ऑफ positron emission and K electron capture are the same. The products of positron emission and K electron capture are same always. ध्यान रखना, always, not in just in this case but everywhere. ठीक है, this K electron capture is unusual process. This K electron capture is an unusual process and is shown only by those nuclei which do not have sufficient energy for positron emission, ठीक है। in this case the nucleus absorbs electron from the K shell का इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक, अच्छा, एक तीसरा चीज़ भी है जो कि ऑब्जर्वेशन में है, उसका कोई ऐसा कोई रीज़न नहीं है, उसमें क्या है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो हैं अगर वो ऑड हों तो उसमें लिखो इवन एंड ऑड नेचर। ये 2 थे ना, तीसरा भी लिखवा देता हूँ, थर्ड इज इवन एंड ऑड नेचर ऑफ, या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है जी, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो यहाँ पे एक टेबल बना लो, ये प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड स्टेबल न्यूक्लियाई। ठीक है जी, गॉट इट। तो अगर तुम इसकी बात करोगे, इवन है, ये भी इवन है, तो इसमें 166 न्यूक्लियाई हैं जो कि स्टेबल होते हैं। अगर ये इवन है, ये ऑड है, इसमें 57 न्यूक्लियाई हैं जो कि स्टेबल होते हैं। अगर ये ऑड है और ये इवन है तो इसमें 53 न्यूक्लियाई स्टेबल होते हैं। अगर ये भी ऑड है और ये भी ऑड है तो इसमें सिर्फ 8 ही न्यूक्लियाई स्टेबल होते हैं। तो कहने का मतलब है अगर ऑड हो दोनों के दोनों, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर बोथ ऑड, तो इस केस में इस केस में क्या कह रहा था मैं, हाँ, इस केस में दिस द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई विल बी, या द न्यूक्लियाई विल बी लेस स्टेबल या लीस्ट स्टेबल। तुम देख रहे हो यहाँ पे दिख ही रहा है ना, जब इवन है या तो दोनों इवन है, एटलीस्ट एक इवन है, तो मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियाई आर स्टेबल। लेकिन अगर ऑड है तो वो ज़्यादा स्टेबल नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टेबल न्यूक्लियाई क्या है, कम है इसमें। और तो आज के लिए यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो कॉज ऑफ तुम्हें रेडियो एक्टिविटी पता चल गया। अब हम कल अल्फ़ा बीटा पार्टिकल्स की बात करेंगे और बाकी जो ग्रुप डिस्प्लेसमेंट और ये सब चीज़ होती है वो हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, चलो भाई, बाय बाय, टेक केयर।